ये हमारा 25वां लेक्चर है जनरल साइंस क्लास 8 के लिए। और आज का मौजू है मादी अशिया का हरारत से फैलना, इनकी खुसूसियात और इस अमल का इस्तेमाल। सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि सड़कों, फुटपाथों और पुलों में ठोस कंक्रीट इस्तेमाल होता है। कंक्रीट सीमेंट और बजरी को मिला के बनाते हैं। गर्मी के मौसम में ये कंक्रीट फैल जाता है और इससे कंक्रीट में दरार पड़ जाती है और ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो इसलिए हर चंद मीटर के बाद जब ये कंक्रीट बिछाया जाता है तो इसमें एक खला रख दी जाती है, ताकि ये अगर फैले तो आसानी से इस खला को पुर करके और इतना ये फैल सके बगैर दरार पड़े और टूटे हुए। और साथ ही इस खला में किसी फ्लेक्सिबल फोम या रबर से इसको भर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम कंक्रीट का जो कुदरती अमल है गर्मी से फैलने का, उससे हम निपट सकते। इसके बाद आपने देखा होगा कि रेल की पटरियां ये लोहे की बनी होती हैं और ये सख्त गर्मी में फैलकर लंबी हो जाती हैं, और अगर ये लंबी होंगी तो ये टेढ़ी होकर बेकार हो सकती हैं। इसलिए हर पटड़ी के कुछ टुकड़े के बाद बिछाते वक्त इनके दरमियान एक खला रखा जाता है, जैसे यहाँ पर गोलदारे में, लाल गोलदारे में दिखाया गया है। अब इस खला की वजह से ये आसानी से फैल सकती हैं और ये टेढ़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी हमने खला को इस्तेमाल किया लोहे के गर्मी से फैलने के अमल से निपटने के लिए। बिजली और टेलीफोन की तारें आपने देखा होगा कि इसमें एक झोल सी होती है। तो ये जहाँ पे ख़ास तौर पे जिन मुल्कों में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है या सख्त गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये मसाइल पैदा हो सकते हैं कि ये भी धात की बनी होती हैं और ये ज़ाहिर है सर्दी में सिकुड़ेंगी और गर्मी में ये फैलेंगी। तो इनमें फैलने और सिकुड़ने के दरमियान इतना इनको रखा जाता है कि ये अगर बहुत इनको टाइट करके आप रखेंगे तो हो सकता है ये गर्मी में जब फैले तो ये टूट जाए। तो इसलिए इनको इनमें इतनी झोल रखी जाती है ताकि ये आसानी से सुगड़ सके या फैल सके। इसके अलावा पाइप भाप के लिए ख़ास तौर पे या और चीज़ों के लिए पाइप जिनमें से ये माया या भाप गुजरती है, ये धात से बने होते हैं और सिकुड़ने और फैलने से ये ज़ाहिर है टूट सकते हैं। तो इनमें इस तरह के बेंड रखे जाते हैं, इस तरह के मोड़ रखे जाते हैं और इससे ये आसानी से सिकुड़ और फैल सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अगर ये यहाँ से ये पाइप फैलेगा तो ये इधर जाएगा और यहाँ से ये फैलेगा तो इधर जाएगा। तो इस फैलने की वजह से जो इसके असरात हैं वो इस पे चले जाएंगे और ये अपनी शक्ल मुख्तलिफ बना के तो इस एक तरह से कह सकते हैं कि इस स्ट्रेस को सहार लेगा। एक और चीज होती है जिसे कहते हैं रिवेटिंग। रिवेट क्या है? रिवेट एक छोटा सा बोल्ट होता है, एक छोटा सा पेच होता है। पेच, लेकिन इसमें आम पेचों की तरह वो जो है थ्रेड्स नहीं बने होते, लेकिन सादा होता है, लेकिन इसका एक सिरा चपटा होता है और जिसको दो धात की दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों प्लेटों को में सुराख ड्रिल किया जाता है और सुराख में से एक रिवेट को इस तरीके से जैसे तस्वीर में दिखाया गया गुजार दिया जाता है, ऊपर से नीचे डाल दिया गया। खास तौर पे इस बोल्ट को पहले खूब गर्म किया जाता है और इसको इस सुराख में से गुजारा जाता है। तो गर्म गर्म ही हालत में इसके दूसरे हिस्से को खूब थोड़े से चिपटा कर दिया जाता है। अब ये होता है कि ये जो है ये दोनों साइडों से इसने उनको पकड़ लिया है और ख़ास तौर पे जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये दोनों साइडें जो हैं
दोनों सिरे जो हैं, एक पहले का बना हुआ और दूसरा जो हथौड़े से बाद में बनाया गया है, ये दोनों प्लेटों को आपस में जकड़ लेते हैं इस तरीके से। तो ये प्लेटों को मजबूती से जकड़ कर इस तरीके से जोड़ देता है। इस अमल को रिवेटिंग कहते हैं। बैलगाड़ियों के पहिए लकड़ी के होते हैं और इनके बाहर लोहे की एक पतरी लगाई जाती है ताकि वो ज्यादा देर तक चल सके। अब ये पतरी इस तरीके से लगाई जाती है कि पहिया जो है ये नीला मसल पहिया है, तो सॉरी हमारी जो डैश लाइनें हैं ये पहिया है, तो हमने एक इसके गिर्द पतरी लेते हैं जो देखिए कि अभी ये गोलदारे से पहिए से बाहर नहीं निकली, पहिए से थोड़ी सी ये छोटी है, ठीक है। पहिए से छोटी गोल पतरी नीले रंग की जो यहाँ पे दिखाई गई है, इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म हालत में ये फैल कर जो पीले रंग में जो दिखा रहे हैं हम कि ये पहिए से बड़ी हो जाती है। अब ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसको आसानी से आप पहिए पे चढ़ा सकते हैं और फिर ठंडा होने पर ये पहिए को जकड़ लेगी और मजबूती के साथ उस पर कायम हो जाएगी, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने जो दांतों के फैलने का अमल है उसको इस्तेमाल करके हमने पहिए के ऊपर ये मेटल का टायर चढ़ा दिया, दांत का टायर चढ़ा दिया। दूसरी तरफ एक और तरीका है जिसमें खास तौर पे लोहे का पहिया हो, मसलन जैसे रेलगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसके नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो पूरे के पूरे लोहे के होते हैं और उसमें हमने एक्सल लगाना है। तो पहिया भी लोहे का है और एक्सल भी लोहे का है। तो अब इस एक्सल को पहिए के जो दरमियानी सुराख है, सेंटर है, उसमें किस तरीके से फंसाया जाए। तो इसके लिए ये बजाय इसके कि पहिए को गर्म करें और उसमें इसको डालें और फिर वो ठंडा हो, ऐसा नहीं, हम ये करते हैं कि एक्सल को माया नाइट्रोजन में डालते हैं। अब आगे अगली जमातों में जाके आप पढ़ेंगे कि माया नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस जो है उसको जब माया बना लेते हैं, उसको जब लिक्विड कर लेते हैं तो उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इतना ठंडा होने से ये जो हमारा एक्सल है ये सुकड़ कर जाता, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इस तस्वीर में दिखाया गया है, ये इस थोड़ा थोड़ा यहां से ये छोटा हो गया है। तो माया नाइट्रोजन में सुखड़ने के बाद एक्सल थोड़ा सा इस सुराख से बारीक हो गया है। अब आप आसानी से इसको धकेल कर इस सुराख में डाल सकते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर अक्सर फैल जाता है तो ये इस मजबूती से इसके अंदर फंस जाता है और इससे पहिए के साथ ये एक्सल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर भी हमने धात के पर जो टेम्परेचर का असर होता है जो वो उसको इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने उसके ठंडा होने से धात के सुकड़ने को इस्तेमाल करके हमने धात के पहिए में धात का एक्सल जोड़ दिया। हमने बात की कि धाती पट्टियां गर्म होने से लंबी होती हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें हैं उन पे मुख्तलिफ असर होता है। कुछ दातें ऐसी होंगी जिनकी पट्टी ज़्यादा लंबी होगी उसी टेम्परेचर पर, कुछ की कम लंबी होगी। तो अगर आप पीतल और स्टील की दो पट्टियां एक जैसी लें तो आप देखेंगे कि जब इनको गर्म करेंगे, आप दोनों को एक जैसे टेम्परेचर पर एक खास हालत में गर्म करेंगे तो स्टील की पट्टी कम लंबी होगी और पीतल की पट्टी ज्यादा लंबी होगी। तो अब आप ये करें कि अगर इन दोनों को आप जोड़ दें, यकजान कर दें, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब इनको आप गर्म करेंगे तो चूंकि ऊपर वाली पट्टी ने ज्यादा लंबा होना है, नीचे वाली पट्टी ने कम लंबा होना है, तो ये नतीजे में इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। गर्म करने पर नई दो धाती पट्टी जो बनी है, दोनों को जोड़ के जो बनाई गई है, वो गर्म करने से मुड़ जाएगी। तो इस गर्मी से मोड़ने के अमल को कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सबसे अच्छी मिसाल एक इस्त्री में है। तो इस्त्री में ये इस तरह की ये दो धाती प्लेट लगी हुई है और क्या होता है कि जब ये
गर्म होने पर जाहिर है ये नीचे को मुड़ती है, और ये जो यहाँ पे कांटेक्ट बना होता है, ये देखिए ये बिजली की तार आ रही है प्लग में से, तो ये जो यहाँ पे प्लग कांटेक्ट बना हुआ है जिसकी वजह से ये लोहे की गर्म करने वाली प्लेट इस्त्री की गर्म हो रही है, ये कांटेक्ट टूट जाता है और इस्त्री बंद हो जाती है। तो अब हम इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं कि हम अपनी इस्त्री को, कि किसने इस पे हमने नाजुक कपड़े को इस्त्री कर रहे हैं या ऊनी कपड़े को इस्त्री कर रहे हैं या किसी बहुत ही कॉटन के कपड़े को, मोटे कपड़े को इस्त्री कर रहे हैं, तो हमें कितनी गर्माइश चाहिए। तो इसको इस तरह कंट्रोल करते हैं कि ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसकी वजह से हम इस पट्टी को कंट्रोल करते हैं, इसको हम नीचे स्क्रू की वजह से नीचे दबा सकते हैं। तो ये अगर नीचे दबी रहेगी तो इसको और ज्यादा नीचे मुड़ना पड़ेगा ताकि इस कांटेक्ट को तोड़ सके। तो नतीजा क्या होगा कि ये जितना ज्यादा हम इस पट्टी को नीचे करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इस्त्री उतना ज्यादा गर्म होके तो बंद होगी। तो स्क्रू इस कांटेक्ट को दबाकर ये मुतय्यन करता है कि नीचे वाली पट्टी कितनी मुड़ने के बाद कांटेक्ट तोड़ती है, और इस तरीके से आप इस्त्री की हरारत को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि गर्म होने पर मायात फैलते हैं। ट्यूब में माया का लेवल, इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर बता सकता है। मरकरी जिसको पारा कहते हैं, वाहिद माया धात है, और धातें आपको पता है बड़ी अच्छी तरह फैलती हैं गर्म होने से। इसका मतलब है कि मरकरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मोमीटर बनाने में। थर्म का मतलब होता है गर्मी, मीटर का मतलब होता है मापना। तो ऐसा आला जो भाप को माप सके उसको थर्मोमीटर कहते हैं। तो ये मरकरी वाला थर्मामीटर है जो आपके घरों में मौजूद होगा। बुखार देखने के लिए अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले, कुछ दहाइयाँ पहले ये ख्याल आया कि मरकरी जो है ये बहुत जहरीली और नुकसानदेह धात है। तो अगर ये थर्मामीटर टूट जाता है तो हो सकता है कि इस मरकरी के कुछ मिकदार इंसानी मुंह में चली जाए, या वैसे कोई बच्चा खेल रहा हो उसके हाथों पे लग जाए, तो ये और वैसे भी माहौल में भी इसकी मौजूदगी जो है वो नापसंदीदा है। तो इसकी जगह फिर ये किया गया कि अल्कोहल, रंगदार अल्कोहल वाले थर्मामीटर इजाद हुए। तो ये लेकिन दोनों थर्मामीटर जो हैं उसी अमल को, यानी कि मायात के फैलने को इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर में हम एक और बड़ी दिलचस्प बात आप करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में भी और घर में आप गिलास में भी अगर बर्फ डालें तो आप देखेंगे कि बर्फ जो है ये पानी के ऊपर तैर रही होती है। हालांकि बर्फ ठोस है, पानी माया है, तो हम ज्यादातर तो हम देखते हैं कि ठोस चीजें माया के नीचे चली जाती हैं। तो सवाल पैदा होता है कि ये बर्फ पानी में क्यों तैरती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने मौजू से हटना पड़ेगा और कुछ और बातें करने के बाद फिर हम वापस आएंगे। तो ये देखिए कि 1 ग्राम पानी का हुजम हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और 1 ग्राम लोहे का हुजम जो है उससे कोई 6-7 गुना कम होता है, 0.16 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और अगर मक्खन या तेल हो तो उसका हुजम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमने वजन तीनों चीजों का 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम लिया, लेकिन जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो प्रेशर कम डालेगा, जिसका वॉल्यूम कम है वो प्रेशर ज्यादा डालेगा, क्योंकि प्रेशर होता है नीचे वाली सतह जो पानी को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम पानी जो है उसका प्रेशर इस तरह होगा, 1 ग्राम लोहे का प्रेशर इस तरह होगा, और 1 ग्राम मक्खन का प्रेशर इस तरह होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर
लोहे का होगा, उससे कम पानी का होगा और उससे कम मक्खन का होगा। तो प्रेशर की तरतीब क्या है? लोहा सबसे ज्यादा, पानी उससे कम और मक्खन या तेल उससे कम। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि प्रेशर क्या है? प्रेशर है दबाव। इसका मतलब है लोहा जब पानी के ऊपर आप सतह के ऊपर रखेंगे तो वो उसको बहुत ज्यादा जोर से पानी को दबाएगा। पानी को दबाने से ये पानी के अंदर घुस के पानी में डूब जाएगा। और इसके मुकाबले में पानी का प्रेशर मक्खन से ज्यादा है और इस वजह से मक्खन जो है वो लस्सी के ऊपर, या अगर तेल आप पानी में डालेंगे तो तेल पानी के ऊपर तैरता है। तो हमने ये देखा कि अगर बराबर वजन की दो कोई चीज, पानी के बराबर वजन कोई आप चीज ले लें, अगर उसका हुजम पानी के उतने वजन के हुजम से बहुत कम है तो वो चीज डूब जाएगी, और अगर उसका हुजम पानी के उतने वजन के बराबर के वजन के हुजम से ज्यादा है तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। बस इस बात को हमने याद रखना है। अब हम ये भी जानते हैं कि कम टेम्परेचर पर मादा अशिया कम जगह घेरती हैं, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर वो फैलती हैं और कम टेम्परेचर पर वो सुगड़ती हैं। इसका मतलब है ये अगर गैस है, इसको आप थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ये इसका हुजम जो है ये कम हो जाएगा, और इसको और ठंडा करेंगे तो हो सकता है ये माया में तब्दील हो जाए, और माया जो है वो गैस से यकीनन कम हुजम रखती है। अब हम इस माया को, ये माया है हमारे पास दाएं हाथ पे, तो ये फर्ज करें ये जमने के करीब है, और जो बाईं तरफ तस्वीर है इसमें ये जमे हुए है। तो हम ये देखते हैं कि जो जमा हुआ मादा है उसी टेम्परेचर पर जमने के करीब माया हालत, और उसी टेम्परेचर पर जमा हुआ ठोस मादा कम जगह घेरता है। और ये आप अंदाजा लगा लें कि यही वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इस जमने के करीब माया के मुकाबले में इसने कम जगह घेरी है। तो अगर ये ठोस मादा कम जगह घेरेगा तो इसका मतलब है कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा और पानी का प्रेशर कम होगा। अगर इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो हमने अभी कहा कि एक जैसे टेम्परेचर पर ठोस मादा माया से कम जगह घेरता है, और अगर ये कम जगह घेरता है इसलिए जमने पर अक्सर चीजें डूब जाती हैं। लेकिन बर्फ के साथ कुछ मामला, या पानी के साथ कुछ अजीब सा है कि पानी के साथ ये मामला है कि ये जमने के करीब पानी है, मसलन इसका ये हुजम है, लेकिन जब ये बर्फ बन के जमता है तो इसका हुजम बजाय कम होने के पानी के हुजम से उसी टेम्परेचर पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर सुनिए, जमने के करीब ठंडा पानी, उसका एक खास हुजम होगा। पानी आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत करीब अगर आप पानी लें, कोई मिकदार लें उसकी, मसलन 1 ग्राम ही ले लें, तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हुजम होगा। तो जब वो उसके फौरन बाद वो बर्फ बन जाती है, तो बर्फ जो बनेगी, आम चीजों में ये होगा कि जब ठोस बनेगी तो उसका हुजम माया से कम होगा, लेकिन बर्फ के केस में ऐसा नहीं होता। बर्फ के केस में ऐसा होता है कि उसका हुजम पानी के हुजम से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब जाहिर है हमने क्या पीछे सारा फार्मूला बनाया था कि अगर जमने वाली चीज का हुजम माया से ज्यादा है उसी वजन के बराबर का, तो वो ऊपर तैरेगी। तो इसका नतीजा क्या होता है कि इसका ये कम हुजम है, और ये हमने अभी आपको बताया कि ये इसका ज्यादा हुजम हो गया। तो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जमने वाले टेम्परेचर पर बर्फ पानी से ज्यादा जगह घेरती है। अगर ये ज्यादा जगह घेरती है तो इसलिए बाकी चीजों के बरक्स बर्फ पानी में नहीं डूबती। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं एक मॉडल के जरिए कि आमतौर पे फर्ज करें कि एक क्लास में, रेगुलर क्लास होती है, उसमें 20 टीचर्स हैं और नीचे टीचर का डेस्क दिखाया गया है और टीचर को भी जाहिर किया गया है। तो आमतौर पे इस तरीके से हो सकता है कि 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हों।
लेकिन अगर इन्हीं 20 स्टूडेंट्स का जब इम्तिहान, स्कूल का इम्तिहान या सालाना इम्तिहान होगा, तो उन्हें हम दूर दूर करके बिठाएंगे। तो क्या हुआ कि पहले उन 20 तलबा ने कम जगह घेरी हुई थी, लेकिन जब उनको इम्तिहान के दिनों में, इम्तिहान के वक्त, उन्हीं 20 तलबा ने बहुत ज़्यादा जगह घेर ली है। तो आप अगली जमातों में जाके पढ़ेंगे कि जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं बर्फ बनाने के लिए, ठोस शक्ल बनाने के लिए, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने फासले एक दूसरे से उससे ज्यादा रखें जितना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमने के करीब पानी में होता है। इसका नतीजा ये होता है कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के मुकाबले में उसी टेम्परेचर पे ज्यादा जगह घेरती है। ये एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब पानी अगर आप चलते जाएं तो आप 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चले जाएं तो आप देखेंगे कि बर्फ का हुजम, जो लाइन ऊपर जा रही है, ये जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि बर्फ का हुजम जो है पानी के हुजम से, पानी का हुजम इस वक्त यहाँ पर ये है, बर्फ का ये है, इस टेम्परेचर पर पानी का हुजम ये होगा, इस टेम्परेचर पर पानी का हुजम ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि बर्फ का हुजम जो है पानी के हुजम से यकीनन ज्यादा है। यही वजह है कि अगर आप 1 ग्राम मास का हुजम बर्फ में ज्यादा होगा, पानी में कम होगा, तो बर्फ का प्रेशर पानी से कम होगा और बर्फ पानी में डूब नहीं सकती, और नतीजा क्या होगा, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। आप अगर घर में, सिंपल सा है, आप फ्रिज में से आइस क्यूब्स निकालें, पानी में डालें, आप देखेंगे वो डूबेंगे नहीं, वो ऊपर रहेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है? कुदरत की तरफ से ये एक तरह का हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए तोहफा है। कैसे? अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप ये देखिए कि अगर फर्ज करें एक झील है, तो सर्दियों में जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं या और कई ममालिक में जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, तो क्या होगा कि सर्दियों में झील का ऊपरी पानी बर्फ बन जाता है। अगर बर्फ का हुजम पानी से कम हो तो क्या होगा, बर्फ नीचे डूब जाएगी, झील की तह में चली जाएगी। अगली सर्दियों में मजीद बर्फ बनकर झील के तह में जाएगी, और चूंकि झील की तह बहुत गहरी है, वहां पे गर्माइश पहुंचती नहीं है, वो बर्फ पिघलेगी नहीं। तो नतीजा क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम झील जो है आपकी वो बर्फ से भर जाएगी, और उसमें जितनी आबी हयात है, मछलियां हैं और चीजें हैं, वो तक खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह कुदरत ने हमें ये नेमत दी हुई है कि बर्फ चूंकि पानी से ज्यादा जगह घेरती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। तो जब पहली तह बर्फ की बनती है तो वो पानी के ऊपर एक ऊपर रहती है, डूबती नहीं है, और एक मोटा सा एक तरह से पानी को कवर कर लेती है, पानी के ऊपर एक गिलाफ बना लेती है। तो बर्फ जो है वो बनने के बाद पानी में, पानी के ऊपर तैरती है या पानी के ऊपर जम जाती है और नीचे डूबती नहीं है। तो इससे पानी में आबी हयात को कोई खतरा नहीं होता। तो ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में ये आपकी किताब से ली गई है, और ये देखिए कि ये यहाँ से बर्फ जमना शुरू हुई और बर्फ का टेम्परेचर फिर और कम होना शुरू हुआ। जैसे जैसे बेशक ये कम होता गया तो ये और इसका 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 हुजम ज्यादा ही रहेगा हमेशा पानी से, चाहे पानी कितना भी नीचे या आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे चूंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी इसके करीब होगा तो ज्यादा ठंडा होगा, नीचे जो जाते जाते ये गर्म हो जाएगा। लेकिन नीचे 15, 14, 15, 16 तक भी ये पानी का हुजम जो है इस बर्फ के मुकाबले में ये कम रहेगा। इसका हुजम ज्यादा है, इसका प्रेशर पानी से कम है, इसलिए ये पानी में डूबती नहीं है।